जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। राम राम, जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार आप सभी को। अचानक आ जाती हूँ, बिना बताए आ जाती हूँ, क्योंकि देश का माहौल जो है, मुझे लगता है हमें आपस में बात करनी चाहिए। जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसलिए सरहद पर क्या चल रहा है और सरहद के भीतर देश की संसद में क्या चल रहा है, ये आपको और हमें पता होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग देख रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर विभाग क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके क्या जवाब दिए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं, क्योंकि संसद वो जगह है जहां पर आप झूठ नहीं बोल सकते। आप झूठ बोलकर, झूठी बयान देकर भाग नहीं सकते। ऑन रिकॉर्ड हर चीज दर्ज की जाती है। देश की संसद चल रही है, सरहद पर तनाव है। कोरोना महामारी अपना विकराल रूप ले चुकी है। 50 लाख मामले भारत में पार हो चुके हैं। प्रतिदिन अगर मामले कहें और प्रतिदिन मौत का आंकड़ा कहें तो भारत 1 नंबर पर है। और ये कहीं रुक नहीं रहा, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसी दौरान हमें चुनौती मिल रही है सरहद पर संसद में क्या चल रहा है। मैं आप सभी से कहूंगी, देखिए ना, आप ही की तो वोट से चुनी हुई, बनी हुई ये सरकार है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम देश हित में लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए सवाल पूछें? भाजपा के 2 सांसदों ने पता नहीं क्या सोचकर संसद में सवाल पूछ लिया और अपनी ही सरकार को बेनकाब कर गए। मैं धन्यवाद करती हूँ भाजपा के उन सांसदों का। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर प्रश्न कर दिया, शायद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा और उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा क्या? उन्होंने ये सवाल पूछा, क्या 2020 इस साल में भारत की मोदी सरकार ने चीन के बैंक से किसी तरह का कोई कर्ज लिया है? लिखित में जवाब आया। वित्त राज्य मंत्री ने लिखित में जवाब दिया कि इसी साल 2020 में एक नहीं, दो बार भारत की मोदी सरकार ने चीनी बैंक से 9,202 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, उनसे पैसा लिया है। और कब लिया है? मई 2020 में पहला कर्ज लिया। ये मई का वही महीना है कि जब लद्दाख की सरहद में चीन की सेना हमारे भारतीयों को चुनौती देते हुए लगातार घुसपैठ करना शुरू कर दिया था मई में। लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसी कोई घुसपैठ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो कर्ज ले रही थी वहां से, और कर्ज लिया जा रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप योजनाएं बना रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। आप आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, योजनाओं की घोषणा करते हैं, पैसा नहीं है। कटोरा लेकर मोदी सरकार खड़ी थी चीन के पास और चीन ने फायदा उठाया, क्योंकि चीन नहीं चाहता वर्ल्ड बैंक या IMF, समझ रहे हैं, वर्ल्ड को चुनौती दे रहा है कि इन दोनों बैंकों पर निर्भर रहें। इसलिए उसने अपना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बैंक 2016 में शी जिनपिंग जी ने उसका गठन कर दिया और उसमें 113 देशों को शामिल किया, जिसमें भारत भी है। और अधिकतर वो देश हैं जो चाइना की वन बेल्ट वन रोड के जो प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमने हिस्सा नहीं लिया था जब उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस बीजिंग में बुलाया था, तो भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन ये जो बैंक है, ये इन्वेस्टमेंट जो वन बेल्ट वन रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर अधिकतर उस प्रोजेक्ट को पैसा देता है। और वर्ल्ड बैंक से, IMF से, जो है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से हटकर ये अब अपना एक बैंक बना लिया है। और उस बैंक से कर्ज लेने में नंबर 1 पर सबसे ज्यादा अब तक जिसने कर्ज लिया है, वो लिया है देश की मोदी सरकार ने। पहला मई में लिया, घुसपैठ हो रही थी लेकिन हम कर्ज ले रहे थे और हम ये कहते घुसपैठ नहीं हुई। फिर उसके बाद 15 जून तो कभी भी नहीं भूल सकते आप और मैं। 15 जून को घुसपैठ में हमारे 20 जवान, चीनी सेना हमारी सरहद में घुसी, LAC का उल्लंघन किया और हमारे 20 जवान शहीद होते हैं। ये 15 जून की घटना है। 19 जून को देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा हुआ है और ना हमारी किसी पोस्ट पे कब्जा है। तो हमारे 20 जवान शहीद हो गए, कोई गुस्सा नहीं था। तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि हमारे 20 जवान चीन की सरहद, चीन की सीमा और LAC का उल्लंघन किया था, इसलिए वो शहीद हो गए? आप क्या कहना चाहते कि वो नहीं घुसे थे, हम घुसे?
अगर वो नहीं घुसे तो हमारे सेना के जवान शहीद कैसे हो गए। लेकिन ये क्यों कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि 20 जवान शहीद हो जाते हैं, चीन घुसपैठ करता है एक के बाद एक, और हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का एरिया, पूर्वी लद्दाख का एरिया अपने कब्जे में कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी मान क्यों नहीं रहे। फिर पता लगता है कि 4 दिन भी नहीं हुए थे हमारे 20 जवानों को शहीद हुए, 15 जून को, 20 जून को फिर मोदी सरकार कटोरा लेकर चीन के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे फिर कर्ज लेती है। और इस बार कर्ज जो है 20 जून को जो लोन एग्रीमेंट कर्ज हस्ताक्षर हुए वो 20 जून को होते हैं, और 20 जून को प्रधानमंत्री जी, 20 जवान हमारे 15 जून को शहीद होते हैं। 19 को कर्ज लिया जा रहा था एक तरफ चीन से, दूसरी तरफ बयान आ रहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। आप समझ रहे हैं क्या दबाव था, ये अब समझ आ रहा है। अब चाइनीज कंपनी से लगातार आप फंड ले रहे थे, पीएम केयर फंड में 30 करोड़ टिकटॉक से लिया, पेटीएम से लिया 100 करोड़, और सबसे आप पीएम केयर फंड में ले रहे थे, आप लगातार उनके बैंकों से। ये कर्ज भारत की सेना ले रही थी सरहद पे खड़ी हुई कि केंद्र की मोदी सरकार ले रही थी? इसलिए सवाल सेना से नहीं पूछा ना जा रहा है। सेना पूरी तरह मुस्तैद है, आज भी मुस्तैद है, और हम अपनी सेना पर गर्व है, उनकी शहादत को सलाम करते। लेकिन सरकार राजनीतिक स्तर पर फेल हो रही है। मैं आपको साफ कह रही हूं, ये देश आपका है, धोखा किया जा रहा है हमसे नहीं, हमारे जवानों के साथ, ये कह के कि कोई घुसा ही नहीं था, कोई घुसपैठ नहीं। और सबसे बड़ी बात, संसद में क्या हुआ कल, राजनाथ सिंह जी को आप सबने सुना होगा, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का एरिया चीन के कब्जे में, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में की जो हमारी सरहद है, वो उन्होंने हमारा एरिया हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा और पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं उसे, वो पाकिस्तान ने पूरा 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन को दे दिया है। अब हमें वो भी लेना है। अब जो संघी भाजपाई है वो सवाल उठाते हैं सन 1950, सन 1962, उसके आगे नहीं बढ़ते, वो 1967 पे नहीं आते, क्योंकि 62 में अगर हम हारे थे जो जमीन, तो 1967 में हम जीते भी थे, हमने अपनी जमीनों को उनके कब्जे से छुड़वाया था। अगर हम 62 में हारे थे तो हम 67 में जीते। हमने 70 में पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे, एक बांग्लादेश बना और एक पाकिस्तान बना, ये हमने किया, लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे, चलिए छोड़िए। अब आती हूँ वापस 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये तो कांग्रेस के समय पर गई थी, ये तो कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए, कांग्रेस की जमीन थी ये। पूछना चाहती हूँ आपसे, ये कांग्रेस की जमीन थी कि चली गई तो चली गई, हमारी मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब कांग्रेस सरकार लड़े तो हट जाइए सत्ता से, छोड़ दिए सब कुछ, हम तो लड़ रहे थे, हम लड़ेंगे। 45 सालों में उठाइए इतिहास कि चीन और भारत में लास्ट फायरिंग या कैजुअलिटी कब हुई थी? 45 साल पहले। तो 45 साल क्या चल रहा था? 45 साल राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही थी, और इस बातचीत के दौरान चीन की हिम्मत नहीं थी कि वो 1 इंच भी घुसपैठ कर पाता। जो जमीनें गई हैं वो 62 की लड़ाई से पहले या उसी दौरान हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया, जो आज भी हम कहते हैं हमारी है, उन्होंने कब्जा किया है, आज भी मानते हैं। और 45 सालों से हम शांतिपूर्वक तरीकों से निगोसिएशन, बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, और चीन की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी सरहद में 1 इंच भी उसके बाद घुसपैठ करे या हमारे जवानों को के ऊपर हमला करके, आक्रमण करके दोबारा 1 इंच जमीन ले। लेकिन अब 1,000 स्क्वायर किलोमीटर, मैं कहती हूँ मोदी जी आप भूल जाइए, 37,000 स्क्वायर किलोमीटर आप भूल जाइए, जो 1,000 स्क्वायर किलोमीटर अब आपके होते हुए चीन ने कब्जाया, चीन ने घुसपैठ की, चीन ने हमारा 1,000 स्क्वायर किलोमीटर अब लिया है, चीन ने हमारे 20 जवान शहीद किए 45 साल में, अब ये हुआ है। आपकी बातचीत फेल हो रही है, कांग्रेस की बातचीत फेल नहीं हो रही थी, हमारी बातचीत यही थी कि 1 इंच अब आके नहीं बढ़ेंगे, एलएसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान किया जाएगा, किसी तरह के हथियार का सेना को बढ़ाया नहीं जाएगा, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और हम किसी तरह भी वहां पर तनाव नहीं होने देंगे। और नहीं हुआ, बीच बीच में थोड़ा बहुत होता था, लेकिन नौबत यहां तक कभी नहीं आई थी कि आज हालात युद्ध तक पे आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ऐप बैन कर लीजिए, ऐप बैन करके आपको मुझे बेवकूफ़ बना रहे। पीएम केयर फंड में आप कर्जा, आप पैसा चंदा ले रहे हैं, और वहीं पर आप कटोरा लेकर
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना का शी जिनपिंग का बनाया हुआ, उसमें आप कटोरा लेकर पैसा ले रहे हैं। तो समझ आ रहा है ना कि सेना कर्जा नहीं ले रही, कर्जा आप ले रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी ने जब बयान दिया तो प्रधानमंत्री जी की को उम्मीद की जाती थी कि संसद में वो उपस्थित होंगे, वो संसद में बैठे होंगे, वो सुन रहे होंगे अपने रक्षा मंत्री को, पर हिम्मत नहीं हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि वो वहां बैठते। देश के गृह मंत्री तो पहले ही अस्पताल में हैं, वो भी नहीं थे वहां पर। रक्षा मंत्री बोल रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री जो बोल रहे थे वो देश के प्रधानमंत्री को ही बेनकाब कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो 19 जून को कह चुके थे कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा ही नहीं, हम ही घुसे थे यानी कि। तो राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया कि नहीं, मई 2020 से लगातार चीन घुसपैठ कर रहा है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी हिस्सा उसने अपने पास ले लिया है और लगातार वो कर रहा है। कैजुअलिटीज हो रही हैं। आज तो बताया गया कि पिछले 20 दिन में 3 बार फायरिंग तक की नौबत आई है। अलग बात है कैजुअलिटी दोनों तरफ से नहीं हुई, लेकिन फायरिंग हुई दोनों तरफ से और लगातार चीन आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया हालात तनावपूर्ण हैं, लगातार चीन आगे बढ़ रहा है और हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। हमें मालूम है एलएसी क्या है, लेकिन राजनाथ सिंह जी का बयान था एलएसी पे डिस्प्यूट है, उनका कुछ मानना है, हमारा कुछ मानना है। उनका क्या मानना है वो भाड़ में जाए, हम क्या मानते हैं। हमारे सेना के नक्शों पे जो एलएसी है जहां पर हम खड़े हैं वहां हमसे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बात ये वहां से हटे। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को अच्छा सच्चा देशभक्त कहते हैं ना। सरहद पर जवान जब शहीद होता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज उस जवान के साथ खड़े होने का समय, क्योंकि देश की सरकार पीएम केयर फंड में चंदा ले रही है, कटोरा लेकर ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाहिए था वो चीन के बैंक पर निर्भर होकर उनसे पैसा लेकर चुप हो गई है। राजनाथ सिंह जी ने बेनकाब कर दिया कि नहीं, पूरी तरह से उनकी सेना वहां पर अपना असला लेकर वहां का सेना को उसने बढ़ा दिया है। लेकिन हमारी बातचीत जो है, राजनाथ सिंह जी रशिया गए थे, रूस गए थे। क्या करने गए थे रूस, मैं आपको बताती हूँ। SCO शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन जो है ये चीन के द्वारा एक बनाया गया मंच है। चीन के द्वारा 2005 में बनाया, शी जिनपिंग ने बनाया। इस मंच में उन्होंने पाकिस्तान को लिया, रशिया को लिया, भारत में भी है इसमें। लेकिन उस समय तक हालात बिल्कुल ठीक थे। जब तक हालात ठीक हैं बातचीत से रस्ते और हम आगे बढ़ते और हम आगे बढ़े और इस शंघाई सहयोग संगठन का भारत हिस्सा बना, मंजूर है। जब तक सब ठीक है तो ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है, अभी जब रशिया राजनाथ सिंह जी जाते हैं और वहां घुसपैठ होती है, 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तो राजनाथ सिंह जी राजनीतिक स्तर की वार्ता को पूरी तरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री हमसे इत्तेफाक नहीं रखते और हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही दिन में देश के जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो वहां के विदेश मंत्री से बात करते हैं और बताते हैं कि मीटिंग कामयाब रही, 5 सूत्री समझौता हमारा हो गया है। ये 14 सितंबर की बात है। चलिए, सितंबर में आपका समझौता हो गया, लेकिन सरहद पे तो कुछ और चल रहा है। समझौता तो ये था ना कि आप अपनी सेना का जो आपने जमावड़ा वहां कर दिया उसे हटाएंगे। आपने जो वहां पर कहते हैं न्यूक्लियर हथियार तक चाइना ने रख दिया, आप उसे हटाएंगे। आप LAC की जो यथास्थिति है उस पर आप वापस जाएंगे और हम बातचीत के माध्यम से सब चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। किसी तरह का प्रोवोकेशन या हथियार या इस तरह का वायलेंस, जो 15 जून को 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, वो सब नहीं होगा। यही तो समझौता हुआ। समझौता मुझे लगता है अब एक तरफा हुआ था। सिर्फ हम ही ने समझौता किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन चीन बाज नहीं आ रहा है। और अभी तो हिम्मत देखिए, ये 2 जो मीटिंग थी रक्षा मंत्री विदेश मंत्री की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रशिया में, उसमें तो बाकायदा ये चलकर वहां जाकर मीटिंग करके आए। जबकि हमारा ये मानना था कि आप चीन द्वारा बनाए गए किसी भी बैंक, किसी भी मंच का आपको बहिष्कार कर देना चाहिए जब तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मुझे नहीं मालूम है क्या मजबूरी है कि हम चीन के बैंकों से लगातार 2020 में ही हम कर्ज भी ले रहे हैं और अब हम उनकी जो है तानाशाहियों को सहन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत हमारे नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया नहीं गए।
में डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो रशिया नहीं गए, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एससीओ की इसी संस्था की मीटिंग में हिस्सा लिया। अब आप सुनिएगा, जब हिस्सा लिया तो हर एक के पीछे उसके भारत उसका अपना मैप होता है, नक्शा होता है भारत का, और झंडा होता है। उस झंडे में, माफी चाहूंगी, एक सेकेंड आप, उस मीटिंग में जब ऑनलाइन डिजिटल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो भारत को बिल्कुल चाहिए था आप अपना फ्लैग, अपना झंडा, अपना मैप लगाए पीछे, पर भारत ने जो नियम कानून थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका पालन करते हुए ना अपना भारत का मैप, नक्शा और ना झंडा लगाया था। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ऑनलाइन आया तो देखने में आया कि पाकिस्तान के पीछे एक मैप लगा हुआ है। उस मैप में उसने हमारे कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाया हुआ है। इतना ही नहीं, उसने अपना पाकिस्तान राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया हुआ था। अब होना क्या चाहिए था, ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान अपना मैप दिखा रहा है जिसमें कश्मीर उसका हिस्सा है, तो हम अपना मैप दिखा देते जिसमें अखंड भारत, संघ आरएसएस का अखंड भारत, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब दिखा देते। आप हिम्मत करते और आप भी अपना राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के साथ लहराते। लेकिन आप मंच छोड़कर आ गए और मंच पूरी तरह से झंडे और मैप के साथ पाकिस्तान ने अपनी बात को रखा, लेकिन हम निकल आए। तो करना क्या चाहिए था मेरे हिसाब से, आपको अपना मैप और अपना झंडा लगाकर अपनी बात को आगे ले जाना चाहिए था, और या फिर आपको शंघाई संगठन कॉरपोरेशन के चेयरमैन जो रशिया चेयर कर रहा था उसे मजबूर करना चाहिए था, ये नियमों के खिलाफ है, तुरंत पाकिस्तान को कहिए कि ये मैप और अपना झंडे को हटाए वरना हम भी लगाएंगे। लेकिन आपने मीटिंग छोड़ के आ गए वहां से। अब सबसे बड़ी बात आती है देश का गृह मंत्रालय। उसने आज सवाल पूछा कि हम सांसदों ने कि पिछले 6 महीनों में चीन ने कितनी बार हमारी सीमा पर घुसपैठ की है। लिखित में जवाब शॉकिंग है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं लगातार घुसपैठ हो रही है, हमला किया जा रहा है, जवान शहीद हो गए, लेकिन गृह मंत्रालय लिखित में जवाब देता है कि पिछले 6 महीनों में, 2020 में, पिछले 6 महीनों में चीन ने भारत की सीमा या एलएसी में एक बार भी घुसपैठ नहीं की। लानत है आप पर। चीन की भाषा बोल रहे हैं, चीन के इशारों पर आप देश और देश के जवानों के सेना के साथ धोखा कर रहे हैं। लानत है, यह देश आपको माफ नहीं करेगा कि आपका रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री तो यहां मंत्रालय कह गया कि 6 महीने में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। सरहद पर चल क्या रहा है। हम जब टीवी डिबेट्स में जाते हैं तो एंकर सहित ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो 1960-50 से आगे ही नहीं बढ़ने देते। अरे भाई, 50 और 60 में सोचिए देश आजाद हुए समय कितना हुआ था। भारत मां गुलामी की जंजीरों में 100 सालों से अधिक तक जकड़े हुए थे। 1947 में देश आजाद होता है। 50 से चीन हमारी जमीनों पर कब्जा करना शुरू करता है और 62 में हम युद्ध भी लड़ने की हिम्मत करते हैं हमारे जवानों के पास। उस समय 62 की बात है, कहते हैं जूते भी नहीं थे, गर्म कपड़े भी नहीं थे, फिर भी हमारे जवान लड़े और शहीद हुए इस देश के लिए। और आप उनकी शहादतों पर आज उंगली उठाते हैं। शर्म आती है आप पर, शर्म आती है। डूब मरना चाहिए जो 1962 में जो विपरीत परिस्थितियों के बाद भी चीन से लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी शहादत पे आप सवाल उठाते हैं। लेकिन 1967 पर बात नहीं करेंगे जब हमारी जवानों ने जीता था। तब भारत चीन के पास कटोरा लेकर आज मोदी सरकार की तरह बैंक से पैसा लेने के लिए नहीं खड़ा था। तब जवाहरलाल नेहरू ने कोई पीएम केयर फंड बना के चीन के पेटीएम एटीएम से पैसा नहीं लिया था। अभी तो एक और खबर आई है कि पेटीएम नोटबंदी की और पेटीएम का प्रचार कौन कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री। चीन का अली बाबा का पेटीएम का प्रचार, जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लोकल वोकल की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री पेटीएम का प्रचार कर रहे थे। यहां तक बता रहे थे कि एक भिखारी भीख भी अब कहता है कि पेटीएम से दीजिए। आप समझ रहे हैं, वही पेटीएम ने 100 करोड़ के करीब पीएम केयर फंड में दिया। इसलिए खामोश हैं, इसलिए कहते हैं कोई घुसा नहीं, कहीं कोई 6 महीने में हमारा यहाँ चीन ने कुछ अतिक्रमण नहीं किया है। आप समझ रहे हैं। और अब तो ये भी सुनने में सचिन तेंदुलकर जी देश के भारत रत्न हैं। पेटीएम ने सचिन तेंदुलकर भारत रत्न को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। करोड़ों रुपए आएगा अलीबाबा से, पेटीएम से, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जी उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, उनका प्रचार कर रहे थे हर जगह, है ना। और अब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जो मुझे नहीं मालूम है आप इसको किस नजरिए से देखेंगे, आप करिए। मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट बता रही हूं कि जो है वो बता रही हूं आपको सिर्फ, और आपके ऊपर फैसला छोड़ दूंगी। हमारा सवाल देश की सेना से नहीं है,
क्योंकि देश की सेना ने कर्ज नहीं लिया, देश की सेना ने पीएम केयर फंड में पैसा नहीं लिया। हमारा सवाल देश की मोदी सरकार से, जो कहती है ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं तनाव भरी स्थिति है, 20 जवान शहीद हो जाते हैं। आप कटोरा लेकर चाइना के बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं। आप 9,202 करोड़ रुपया कर्ज लेते हैं। आप पीएम केयर फंड में पैसा लेते हैं। और अब जब चीन को लेकर सवाल उठते हैं तो प्रधानमंत्री जी गायब हो जाते हैं। गृह मंत्रालय कहते हैं 6 महीने में कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है। फैसला आप करिए। देश में इस तरह के मुद्दे, दिल्ली दंगों को लेकर आपने देखा किस तरीके से चुन चुन कर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा भी एक एक्ट लाया गया है, स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आपके खिलाफ कोई वारंट की जरूरत नहीं है, कोई आपके खिलाफ सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। कोई भी चाहेगा आपको राजनीतिक शिकार बनाएगा, आपकी जांच करेगा, आपको गिरफ्तार करेगा, आपको जेल में डाल देगा, कुछ भी कर सकता है। तो और दिल्ली के दंगों में दुख है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार, केजरीवाल खुद खामोश बैठे हुए और एक एक को करके निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, एक चैनल भी है जो यूपीएससी जिहाद लेकर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उसे इजाजत दे दी उस कार्यक्रम को करने की। सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और सलाम करते हैं, उसने पहले स्टे किया था, अब पूरी तरह उस एक एपिसोड के ऊपर बैन कर दिया, क्योंकि वह नफरत और जहर घोलने के अलावा उस कार्यक्रम की कोई कोशिश उसमें नहीं थी, कि सिर्फ जहर नफरत मुद्दों से आपको भटकाना है। बहुत से मुद्दे जबरदस्ती लाए जा रहे हैं, जबरदस्ती। मैं आप सभी से कहूंगी, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। हमारा मेन मुद्दा कोरोना महामारी की चपेट में भारत आ चुका है। सरहद पर पूरी तरह से तनाव है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जीडीपी, देश बेरोजगारी के कगार पे खड़ा हुआ है। कल 17 सितंबर है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। देश के युवाओं ने 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। साथ में यह भी कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को याद दिलाएंगे कि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था और आपने देने की बजाय नौकरियां छीन ली, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो कल मैं आप सभी से कहूंगी, बेरोजगारी दिवस के तौर पर देश के करोड़ों बेरोजगार युवा मनाएंगे और अपनी शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री को देंगे, उनके भूले हुए वायदों को याद दिलाएंगे। इसमें आप जरूर हिस्सा लेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और आप सभी से कहूंगी, अपनी विचारों को बात करें, आपस में रखिए एक दूसरे के साथ। बहुत लोग शेयर करते हैं मेरे इस लाइव कभी मैं आती हूँ या कुछ व्यू रखती हूँ, और बहुत से विचार मैं आपको सब कह रही हूँ। जो कमेंट्स है ना, एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत जरूरी है, तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। भक्तों के साथ, अंधभक्तों के साथ मत उलझिए। वो नहीं मानने को तैयार है कि हमारी जीडीपी -23.5 पे चली गई है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश चीन के जैसे देश के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रही है देश की मोदी सरकार। मानेंगे नहीं, वो नहीं मानेंगे कि कहीं पर भी कुछ गलत है, कहीं नहीं मानेंगे। मैं कहती हूँ 70 सालों की जिम्मेदारी उन्हें कहिए मत लीजिए, 6 सालों की तो जिम्मेदारी ले लीजिए। जो आपके होते हुए बेरोजगार हुए हैं, जो आपके होते हुए किसान ने आत्महत्या की है, जो आपके होते हुए हमारी जमीनों पर जो है वो कब्जा किया, आपके होते हुए हमारे जो है जवान शहीद हुए, उसकी तो जिम्मेदारी ले लीजिए। 6 सालों में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए देश के ऊपर। मैं आप सभी से कहूंगी, आज पार्लियामेंट में पूछा गया कि, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, दोबारा वही दोहरा, देखिए ना, पार्लियामेंट देश की चुनी हुई सरकार है, आपने चुना है, सुनिए क्या कह रही है, सुनिए, ताकि आपको कोई गुमराह ना कर पाए, हल्का लंबा झूठ बोल के चली गई। सब चीज़ें ऑनलाइन गूगल पे है, न्यूज़पेपर सुबह आप पढ़िए, 10 पेपर पे पढ़िए, एक पे मत यकीन करिए, 10 न्यूज़ चैनल देखिए, एक पे यकीन मत करिए, आप गूगल सर्च करिए, आपको सच्चाई पता लगेगी असलियत क्या है। कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से कहा था कि चीन के हमला कर रहा था हमारे ऊपर, तब हम इतने मजबूत नहीं थे। आज तो हमारे पास रफाल तक है, अलग बात है 127 रफाल आने थे, मात्र 3 अभी तक आए हैं, वो भी 500 करोड़ का है, छोड़िए। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था नेहरू जी को कि संसद बुलाइए। नेहरू जी ने संसद बुलाई थी,
इस बार प्रश्नकाल नहीं लिए जा रहे कि सवाल नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। लेकिन उस समय नेहरू जी ने ऐसा कोई भी संसद के अंदर पाबंदी नहीं लगाई थी। सवाल पूछे गए, सवालों के जवाब दिए गए, देश को साथ में लिया गया और जंग को लड़ा गया। लेकिन इस बार सवाल नहीं पूछ सकते आप। विदेश मंत्रालय कुछ कहता है, रक्षा मंत्रालय कुछ कहता है और गृह मंत्रालय कुछ और ही कहानी कह रहा है। ये पार्लियामेंट में आप सुन लीजिए। पार्लियामेंट में ये पूछा गया कि 25 मार्च को जब तालाबंदी हुई, लॉकडाउन हुआ, उस समय बहुत से प्रवासी मजदूर जो हैं मीलों का रास्ता तय करके अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे। उस रास्ते में बहुत लोग भूख से, कोरोना महामारी से या हादसों का शिकार होकर उन्होंने अपनी जानें दे दी। उसी तरह हमारे कितने कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर थे, नर्सेस थे, हमारे आशा वर्कर्स थे, हमारे कर्मचारी अस्पतालों में थे जो इस जंग से लड़ रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, वो शहीद हो गए। मैं शहीद ही कहूँगी उनको। उनके आंकड़े सरकार हमें बताए, पार्लियामेंट में कहा गया, और उनके लिए कोई मुआवजे की घोषणा करे। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार, मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने कहा हमारे पास किसी तरह का कोई डाटा, कोई आंकड़ा, कोई जानकारी नहीं है कि कोई भी मजदूर, प्रवासी मजदूर, गरीब की मौत हुई हो। कोई आंकड़ा नहीं है, तो इसलिए मुआवजा भूल जाइए। आप समझ रहे हैं? याद है आपको छत्तीसगढ़ से, लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए 700 किलोमीटर रास्ता तय करके एक साइकिल पर मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जो है वो निकला। सड़क हादसे में जो कृष्णा साहू, मुझे नाम याद आ गया, कृष्णा साहू, वो निकले थे लखनऊ से छत्तीसगढ़ 700 किलोमीटर रास्ता तय करके। रास्ते में हादसा हुआ, साइकिल पे जाते हुए पति पत्नी वहीं पर उनकी मौत हो गई और 2 बच्चे अनाथ हो गए। सरकार को नहीं पता, आपको, हमें टीवी में सबने, हमने देखा, आपने और हमने भी देखा कि महाराष्ट्र में जो मजदूर थक के वहीं पटरी पर सो गए थे, एक मालगाड़ी ट्रेन आ रही थी और हादसे का शिकार हो गए। 16 मजदूरों की वहां जान गई। 24 मजदूर, ट्रक हादसा हुआ उरैया, उत्तर प्रदेश उरैया में, और कम से कम 24 जो है हमारे मजदूर, गरीब मजदूर वहां पर शिकार हो गए। रेल का खुद का कहना है कि हमने जो श्रमिक ट्रेन चलाई थी, उस श्रमिक ट्रेन में 80 मजदूर भूख से कहें, कोरोना महामारी से कहें, उनकी 80 लोगों की मौत जो है मजदूरों की ट्रेन में हुई है। और एक संस्था जो सड़क हादसों पर इस तरह पे काम करती है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 198, लगभग 200 के करीब प्रवासी गरीब मजदूर जो हैं इस पूरे लॉकडाउन में अपने घर में जाते हुए रास्ते पर मौत के मुंह में चले गए। ये आंकड़े उन्होंने वहाँ के राज्यों के जिला दफ्तरों से और पुलिस से इकट्ठे किए। एनजीओ इकट्ठा कर रहा है, देश की मीडिया दिखा रही थी। देश की सरकार के पास कोई किसी तरह की जानकारी नहीं है, मुआवजा इसलिए नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। वहीं पर जब आज स्वास्थ्य मंत्रालय से, क्योंकि मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छी तरह देख रही हूँ, सीधे सुन रही हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा गया कितने डॉक्टर्स, कितनी नर्सेस, कितने आशा वर्कर्स, कितने कर्मचारी अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जब लड़ रहे थे, खुद संक्रमित हो गए और मौत हो गई, उनके बारे में क्या आंकड़ा है। उन्होंने कहा हमारे पास किसी डॉक्टर, किसी आशा वर्कर, नर्सेस का या वहाँ पर काम करने वाले इस पूरे लॉकडाउन में कोरोना महामारी में लोगों की जिंदगियां बचाते हुए संक्रमित हो गए, जिनकी जाने की, उनके बारे में कोई जानकारी, डाटा नहीं है, इसलिए उनके लिए मुआवजे की भी कोई बात नहीं होती। जबकि एक संस्था ने बताया कि 155 के करीब उनके पास जानकारी है कि डॉक्टर्स, नर्सेस और आशा वर्कर की मौत हुई है कोरोना संक्रमण से, लेकिन सरकार उसको भी मानने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं? टूरिज्म को लेकर आया कि पूरे लॉकडाउन में पूरी होटल और टूरिज्म, हमारा जो है यातायात सब बंद हो गया, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ। भारत सरकार ने कहा हमारे पास इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि पूरे लॉकडाउन में टूरिज्म इंडस्ट्री, आप सोचते हैं कि होटल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रैवल एजेंसीज हो, कितने लोग उससे जुड़े हुए थे, सब बेरोजगार हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा, कोई जानकारी इसकी नहीं है। ये एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने मैंने रख दी है। संसद का सत्र अभी और चलेगा, सीधे सुनिए क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या जवाब सदन में दिए जा रहे हैं, क्योंकि सदन को गुमराह करने का मतलब है देश को गुमराह करना, देश के 135 करोड़ आबादी को गुमराह करना। राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा है, राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद हिमाकत देखिए इनकी ऐसी की तैसी चीनियों की। उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह जी अपनी हैसियत में रहिए और अपनी सेना को कहे औकात में रहिए। आप समझ रहे हैं? चीनियों की अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आज बीबीसी हिंदी ने बताया है
कि उन्होंने राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद हिमाकत देखी। ये कौन से 5 सूत्री आप हमारे विदेश मंत्री जाकर समझौता करके आए, और इनकी भाषा देखिए और इनकी हरकतें देखिए। सरहद पर ये समझौते एक तरफा हुए हैं क्या? उनके लिए वो समझौते नहीं है। उन्होंने ये कहा है, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं साफ कहूंगी, बुरा लगेगा, सुनिएगा, इन चीनियों की ऐसी की तैसी। इन्हें ये बता दीजिए कि चीन भारत की सरहद पर कोई एक फर्जी 56 इंच का सीना लेकर नहीं खड़ा हुआ है। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। सरहद पर असली 56 इंच का सीना लिए जरूरत पड़ेगी तो भारत की 11 लाख की जो सेना है असली 56 इंच का सीना लेकर खड़ी होगी, और उस सेना के पीछे भारत की 135 करोड़ की आबादी खड़ी होगी। अगर बात सिर्फ सरहद और सेना की आएगी तो देश एक है, लेकिन बात अगर राजनीतिक और केंद्र सरकार की आएगी, जो देश को गुमराह करती है, जो कटोरा लेकर चीन के बैंकों के सामने खड़ी होती है, जो कहती है कोई घुसा नहीं है, जो कहती है 6 महीनों में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, उनकी तो हम ऐसी की तैसी संसद के अंदर करेंगे। क्योंकि देश के साथ धोखा करके आप दूसरे मुद्दों में देश को उलझा नहीं सकते हैं। मैं सभी साथियों से कहूंगी, 400-500 के करीब सीधा लाइव देख पा रहे हैं। भक्तों को बहुत मिर्ची लग रही है, परवाह मत करिएगा इनकी बिल्कुल परवाह मत। इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता, मैं आपको बता रही। ये वो संघी, ये वो गद्दार लोग हैं जो आज़ादी से पहले इनका गठन हुआ था, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में एक भी शहादत में इनका कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। नेहरू को गाली देंगे, महात्मा गांधी को गाली देंगे, ये गोडसेवादियों की परवाह मत करिए। जूते की नोक पर रखिए, इनको उछाल फेंकिए, इन लोगों को, इनकी कोई परवाह मत करिए। ये तो गद्दार हैं। आज भी देश को हिंदू मुस्लिम पर एक एक कौम को जो है वो अपने चैनलों के माध्यम से, अपनी गृह मंत्रालय, अपनी पुलिस के माध्यम से किस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, एक एजेंडा इनका पूरा चल रहा है। सलाम है हमारी अदालतों को, कोर्ट को, जिन्होंने लगातार न्याय हमारे साथ कर रहे हैं। वहीं एक लास्ट हमारी उम्मीद बनती है, एक सरहद के ऊपर और एक अदालतों में। ये दोनों अगर साथ ना हो तो ये देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता अभी तक। थोड़ी उम्मीद हमारी सेना के जवान और हमारी अदालतों में बची हुई है। इन गद्दारों की बिल्कुल परवाह मत करिएगा। ये मुखबर थे अंग्रेजों के, इन्होंने मुखबरी की, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज सिर्फ धन, बल, पैसा, डिजिटल इंडिया और अपनी एक छवि, प्रधानमंत्री जी अपनी एक छवि को लेकर सिर्फ चिंतित है। देश की छवि, देश कहाँ जा रहा है, देश का युवा कहाँ जा रहा है, बेरोजगारी, किसान की आत्महत्याएं, कोई चिंता नहीं है गद्दारों को। ये आज आपसे बात नहीं करेंगे, 1960-65 की बात करेंगे। कहते मोदी जी पैदा नहीं हुए थे, मोदी जी आज़ाद भारत के पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो फिर बहुत बाद में पैदा हुए उनसे। तो मैं आप सभी को कहूँगी, एक रहिए, देश की सेना के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहिए, केंद्र की मोदी सरकार को बेनकाब करते रहिए, इन्हें ललकारते रहिए कि हम आपको गद्दारी देश के लोगों, देश की सेना के साथ कतई नहीं करने देंगे। हम आपके पास हिम्मत हो या ना हो चीन के साथ लाल आंख करके बात करने की, लेकिन हम आपकी आंख में आग डाल के मोदी सरकार बात करेंगे, सवाल करेंगे, लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे और देश की सेना के साथ हम खड़े रहेंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। अपना ख्याल रखिए। कोरोना महामारी का प्रकोप जो है अभी भी रुका नहीं है। हजारों लोगों की जानें रोज जा रही हैं, 1 लाख के ऊपर मामले आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आपके परिवार वालों की, आप सुरक्षित रहें, देश की सेना के पीछे पूरी ताकत बनकर खड़े रहें और सरकार से बिना डरे सवाल करते रहिए और अंधभक्तों को खदेड़ते रहिए। आज नहीं तो कल इन्हें अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।